Today date is 10th July 2020. लिखिए बेटे जी, जो आज हमें टॉपिक कवर करना है। टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, या फिर इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन बैलेंस शीट इज मिसिंग इन क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट गिवन ना हो तो हमें कैसे काम करना है। लिखिए जरा पॉइंट नंबर 1, लिखेगा इफ इन एनी क्वेश्चन of 8 marks weightage, balance sheet is not given, then we will prepare a memorandum balance sheet in working notes. लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, लिखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट will not tally due to some missing value. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 में सच मिसिंग वैल्यू will be on asset side, ब्रैकेट में लिखिएगा 95% चांसेस, और on liability side, ब्रैकेट में लिखिए 5% चांसेस। missing value will be assumed in following order.
Case 1. Asset side is short. A. Sundry assets. B. Cash slash bank balance. C. P&L debit balance slash goodwill. Case 2. Liability side is short. A. Capital balances. B. P&L credit balance. हाँ जी बेटे, अब जरा देखिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में जितनी भी बातें आपको लिखवाने लायक थी वो मैंने आपको लिखवा दी। अब मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ जी है क्या। टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये जो शब्द आप देख रहे हैं मेमोरेंडम, ये आपने पहली बार ही सुना होगा। हालांकि बैलेंस शीट तो आप पहले बना भी चुके हैं और आप बैलेंस शीट को अच्छे से पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। ये मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? देखिए, ये असल में जो वर्ड है मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है कच्चे खाते। मतलब ये, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हम रॉ अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स। कच्चे खाते क्या होते हैं? देखो बेटे, बैलेंस शीट जो होती है ये हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट होती है और ये पब्लिक डोमेन में रख दी जाती है कि जो भी इसे देखना चाहे वो देख सकता है। वो बैलेंस शीट कहलाती है जी पक्की बैलेंस शीट, जिसे आप पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सके। लेकिन कई बार आप ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं जिसे आप पब्लिक के सामने नहीं रखते। उसे बनाने का कुछ ना कुछ मकसद होता है और वो मकसद आपके फर्म से ही रिलेटेड होता है। इस तरह की बैलेंस शीट को हम एक कच्ची बैलेंस शीट कहते हैं कि ये पक्की बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि इस बैलेंस शीट को कभी भी ऑडिट नहीं कराया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट से चेक नहीं कराया जाता है। क्योंकि ये चार्टेड अकाउंटेंट से चेक नहीं कराया जाता, इसका कोई ऑडिट नहीं होता, तो ये पक्के खाते नहीं बन पाते। इन्हें कहा जाता है जी कच्चे खाते। समझ गए इस बात को? इन्हें बनाने का हमेशा कोई ना कोई फर्म का पर्सनल पर्पस होता है। ठीक है जी। अब हमें ये कब बनाने हैं? देखिए, जब कभी भी 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो आपको मैंने बताया था कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट पूछे जा सके, अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी बैलेंस शीट ना मिले और क्वेश्चन आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक नई बैलेंस शीट बनवाने की बातें करने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जब कभी भी बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है तो क्वेश्चन के अंदर वो एसेट्स लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी वैल्यूज बता देता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो आपको बता देगा कि हमारे पास फर्नीचर है, स्टॉक है, मशीनरी है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है,
ये तमाम बातें वो आपको बता देगा, बट बैलेंस शीट नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप वर्किंग नोट्स में जाके बैलेंस शीट बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उस बैलेंस शीट में आप ये पाएंगे कि वो टैली नहीं हो रही होगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी, क्योंकि एक वैल्यू मिसिंग है और वो मिसिंग वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बैलेंस शीट बराबर नहीं आ रही है तो आप जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी बराबर नहीं आएगी। इस वजह से हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनती है? जब कभी भी 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट देखने को नहीं मिलेगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप हमेशा मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाएंगे वर्किंग नोट्स में, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं डालेगा। आपने ये वाली बैलेंस शीट जब बनानी है तो आप ये पाएंगे कि ईदर ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी साइड टैली नहीं करेगी, एक साइड कम आएगी। जो भी साइड कम आ रही है बस आप समझ जाइए खोट उसी साइड में, मिसिंग वैल्यू उसी साइड में। ऐसा आपके क्वेश्चंस में ये होगा कि एसेट साइड ज्यादातर शॉर्ट आएगी, लाइबिलिटी साइड भी शॉर्ट आ सकती है, लेकिन आपकी बुक में डी के गोयल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें लाइबिलिटी साइड शॉर्ट आए। लेकिन आप अपने दिमाग में ये कहीं पक्का ना कर ले कि हमेशा एसेट साइड ही शॉर्ट आती है। इस वजह से मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूं कि हो सकता है लाइबिलिटी साइड भी शॉर्ट आ जाए। अब अगर एसेट्स और लाइबिलिटी साइड शॉर्ट आ गई तो वो जो मिसिंग अमाउंट है, मतलब जितना भी कम अमाउंट है, वो हम किस चीज की वैल्यू माने? तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में एक रूल बता रहा हूं। मान लीजिए कि मिसिंग वैल्यू जो है वो एसेट साइड में है, कहने का मतलब एसेट साइड शॉर्ट आ रही है, तो आप हमेशा पहली प्रेफरेंस देंगे सन्ड्री एसेट्स को। मतलब ये कि आपको अगर एसेट साइड में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसे मान लेंगे सन्ड्री एसेट्स। लेकिन अगर आपको कोई एसेट के नाम बता दे, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो इसका मतलब कुछ एसेट्स गिवन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप मिसिंग वैल्यू मानेंगे कैश की। ये है जी सेकंड प्रेफरेंस। लेकिन मान लीजिए थोड़े बहुत एसेट्स भी गिवन है, कैश का बैलेंस भी गिवन है, फिर भी साइड बराबर नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा लास्ट प्रेफरेंस देंगे पी एंड एल के डेबिट बैलेंस को या फिर गुडविल को। ये आपका मन है, आप दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा, वो सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अब कॉमन रखने के लिए हम ऐसा करेंगे कि अपने क्वेश्चंस में हमेशा पी एंड एल के डेबिट बैलेंस को ही मिसिंग मानेंगे। देखिए, ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट में भी आएगा, और एक अलग से चैप्टर है जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे तो इस पे बेस्ड करीब 7-8 क्वेश्चंस आएंगे। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो असल में प्रैक्टिस तो डिसोल्यूशन में ही होगी, बिल्कुल सही तरीके से, और वहां पे भी यही सिनेरियो रहेगा, आप अजम्पशन इसी तरह से रखेंगे। ठीक है जी। अगर एसेट साइड शॉर्ट आई तो पहली प्रेफरेंस सन्ड्री एसेट्स को, दूसरी प्रेफरेंस कैश को, और तीसरी प्रेफरेंस पीएनएल के डेबिट बैलेंस को। लेकिन अगर लाइबिलिटी साइड शॉर्ट आए तो आप हमेशा मानेंगे कि जो पहला प्रेफरेंस है वो किसे दिया जाए, कैपिटल के बैलेंसेस को। मतलब ये मान लीजिए कि लाइबिलिटी साइड में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप क्या माने कि पहली चीज सबसे क्या दिखाई जाए, तो वो होगी जी कैपिटल। लॉजिक बिल्कुल साफ है, क्योंकि कैपिटल के बिना बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, इसलिए आप कैपिटल को ही प्रेफरेंस देंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए कैपिटल के बैलेंसेस गिवन हो फिर भी लाइबिलिटी साइड शॉर्ट आ जाए, तो सेकंड प्रेफरेंस विल बी ऑफ पी एंड एल अकाउंट। हालांकि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि लाइबिलिटी साइड शॉर्ट मिलेगी डी के गोयल बुक के क्वेश्चन से। ठीक है जी। तो ये है हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक बार शॉर्ट टप दे देता हूं जी मैं इसका, कि किस तरीके से आपको ये करना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है जहां कहीं पे भी आपको रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट की डिमांड की जाए, लेकिन बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो। तो वर्किंग नोट में जाके एक बैलेंस शीट बनाइएगा जिसका नाम रख दीजिएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, कोई डेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है।
मेमोरेंडम बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दोनों साइड बराबर नहीं आ रही है, तो जो भी साइड कम आएगी आप उस तरफ कुछ मिसिंग वैल्यू को डाल देंगे। अगर एसेट साइड कम आएगी, जैसा कि ज्यादातर होगा, पहली प्रेफरेंस आप सन्ड्री एसेट्स को देंगे। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो मतलब आप क्या ले लेंगे, सन्ड्री एसेट्स। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एसेट्स गिवन है, जैसे कैश या बैंक को छोड़ के कुछ एसेट्स गिवन है, तो आप दूसरी प्रेफरेंस किसे देंगे, फिर कैश को। और फिर अगर दोनों ही गिवन हो, कुछ एसेट्स भी गिवन हो, कैश भी गिवन हो, तो पी एंड एल को लास्ट प्रेफरेंस। इस तरीके से हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा। बस ये वाला टॉपिक अब खत्म समझिए। इस पे एक ही क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में, चलिए वो वाला क्वेश्चन कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61। एक बार बेटे अगर मान लो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है जी, जैसा कि आप अब तक करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन में खास सिर्फ इतना ही है कि इसमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी और कुछ भी नहीं है जी। जल्दी से ओपन करिएगा पेज नंबर 4.154। 4.154। हाँ जी बेटे, देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 61। लो जी, एक्स और वाई दो पार्टनर है और इनकी कैपिटल बताई गई है 4 लाख और 3,50,000। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। On 1st April 2017, they admitted Z for 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर आ रहा है जी Z, 1/5 शेयर के साथ। इस डेट पे क्रेडिटर्स वर 3,20,000, जनरल रिजर्व 1,80,000। यहीं से इस क्वेश्चन की इंटेंशन क्लियर हो जाती है। देखिए, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के बाहर बता रहा है, जबकि आप इससे पहले का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये सारी वैल्यू बैलेंस शीट से ही पता चलती। और इसके अलावा देखिए, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहते जी, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। इस लाइन को, इस फ्रेज को, अपार्ट फ्रॉम कैश, इसे सर्कल में ले लो। अपार्ट फ्रॉम कैश कह रहे जी, इनके एसेट्स कैश के अलावा क्या थे? डेटर्स थे, स्टॉक थे, पेटेंट थे, बिल्डिंग थे। बेटे, क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है कि मैं आपको सारे एसेट्स बता रहा हूं, लेकिन एक एसेट नहीं बता रहा हूं, दैट इज कैश। अगर आप इसे मेरे बताए हुए प्रेफरेंस वाले तरीके से भी देखेंगे तो भी ये सटीक बैठता है, लेकिन क्वेश्चन अगर बिल्कुल क्लियर ही बता दे तो वो तरीकों पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन कह रहे जी, इनके एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश ये थे, तो इसका मतलब कैश इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो कहने का मतलब जो अपन बैलेंस शीट बनाने वाले वहां पे मिसिंग वैल्यू आने वाली है जी, कैश। ओके, जेड भाई साहब 3 लाख रुपए कैपिटल के लाएंगे और अपना शेयर ऑफ गुडविल भी वो कैश में लेकर आएंगे, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। इन शर्तों को मानते हुए पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की जाएगी 5 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये वाली गुडविल वैल्यू की गई है, तो मतलब ये वाली गुडविल सेल्फ जनरेटेड है। इसका मतलब इसमें जेड से हमें सिर्फ प्रीमियम मंगवाना है। जेड कितना प्रीमियम लेकर आएगा? जेड का शेयर अगर 1/5 है और गुडविल पूरे फर्म की 5 लाख है, तो अंडरस्टूड वो 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आने वाला है। इसके बाद स्टॉक की नई वैल्यू है, पेटेंट्स वैल्यू लेस है, एक क्लेम था अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस 20,000 रुपए का, दिस क्लेम इज नाउ एक्सेप्टेड। तो ये सारी बी, सी और डी वाली एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, कहते हैं जी रीवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, और इसके अलावा बनाना है जी हमें बैलेंस शीट।
तो बेटे अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि रीवैल्यूएशन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट आपको गिवन ना हो, तो ऐसी ही सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए जी बना देते हैं इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। अब वर्किंग नोट्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में बना दीजिए वर्किंग नोट्स, या फिर आप एंड में बनाइए, दोनों तरीके से काम चल सकता है। चलिए हम ऐसा कर लेते जी, एंड में बनाते हैं, क्योंकि अब तक हम एंड में ही बनाते आए हैं। तो पहले तो तीन चीजें बना लीजिए जो इसने डिमांड कर रखी है। पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, जिसमें तीन कॉलम बनाइएगा क्योंकि तीन पार्टनर है। ये लो जी ये बन गया है कैपिटल अकाउंट। और तीसरी चीज है जी बैलेंस शीट, लेकिन ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है, ये तो आपकी बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ये लो जी ये बन गई हमारी बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तीनों चीजें तैयार है। अब आप जल्दी से वर्किंग नोट्स में आ जाइए, क्योंकि वर्किंग नोट्स में पहले आपको बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप शुरुआत तो कर देंगे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बना देते हैं बेटे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में नंबर 1 यहां लिख दीजिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको कोई भी डेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप डालते हैं तो वो डेट गलत नहीं होगी, लेकिन जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों बेकार में टाइम खराब करना। ये लो जी ये बन गई हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये वाली साइड होगी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, और ये एसेट्स का अमाउंट। रुपीज का साइन जरूर डाल दीजिएगा। हाँ जी बेटे अब पहली लाइन से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक्स और वाई की कैपिटल बताई हुई है जी, 4 लाख और 3,50,000। क्या कैपिटल बैलेंस शीट में आती है? तो जवाब है जी बिल्कुल आती है। लाइबिलिटी साइड में एक्स और वाई, एक्स की हमें कैपिटल बताई गई है 4 लाख रुपए, और 3,50,000 रुपए है वाई की कैपिटल। कुल मिला के टोटल कैपिटल हुई 7,50,000 रुपए। नेक्स्ट, इसके अलावा कहते जी 1 अप्रैल 2017 को जेड को एडमिट किया गया। मैं आपका क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूं। इस डेट पे क्रेडिटर्स थे 3,20,000 रुपए और जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपए। 1 अप्रैल 2007 को, मतलब जिस डेट पे एडमिशन हुआ, हमें उसी डेट की बैलेंस शीट बनानी है। तो उस डेट के क्रेडिटर्स भी बताए हुए हैं और उस डेट पे जनरल रिजर्व भी बताया हुआ है। तो दोनों ही वैल्यूज आप लिख दीजिए। 3,20,000 क्रेडिटर्स और 1,80,000 रुपए है जनरल रिजर्व। लो जी ये बन गई हमारी लाइबिलिटी साइड। अब आ जाइए एसेट्स पे। कहते हैं जी एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश इसमें मिसिंग है, ये बात क्लियर हो जाती है, तो आप बाकी सारे एसेट्स लिख दीजिए। डेटर्स 4,32,000, स्टॉक 3 लाख रुपए, स्टॉक के बाद हमें बताया हुआ है पेटेंट्स 74,000, बिल्डिंग
बिल्डिंग हमें गिवन है जी 2,04,000 रुपए, 2,04,000। बस बेटे जी अब टोटल कर दीजिए। अब ये बात हमें पहले से ही क्लियर हो गई थी कि एसेट साइड कम आने वाली है, तो इट इज बेटर कि पहले हम लाइबिलिटी साइड का ही टोटल करें। अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो ये बनेगा 12,50,000, 12,50,000 रुपए। दोनों साइड यही लिखिए 12,50,000 रुपए। अब आप एसेट साइड का टोटल करिए, 4,32,000 प्लस 3 लैक्स, ये हो गया जी 7,32,000, प्लस करेंगे 74,000 तो 8,06,000, प्लस करेंगे 2,04,000 तो ये बन रहा है 10,10,000। ये वाली साइड 10,10,000 बन रही है। तो 10,10,000 है, इसमें से आप 12,50,000 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये वाली साइड कम कितनी आ रही है? 2,40,000, 2,40,000। और ये 2,40,000 और कुछ नहीं जी, कैश का बैलेंस है। यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि हमने ये वाली वैल्यू माइनस करके निकाली है। बस बेटे अब दोनों साइड हमारी टैली कर गई तो हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट हो गई है फिनिश। अब आ जाइए बाकी के अकाउंट्स पे जो इसने डिमांड कर रखे हैं। सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3 एडजस्टमेंट्स है जी, 3 पॉइंट्स है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे है। पॉइंट नंबर बी, सी और डी, जल्दी से देखते हुए चलिएगा। कहते हैं स्टॉक की नई वैल्यू 2,94,000 है, जबकि पुरानी वैल्यू स्टॉक की 3 लाख रुपए थी। तो नई वैल्यू में स्टॉक घट गया। अगर स्टॉक रिड्यूस हो गया, घट गया, तो ये हमारे लिए है नुकसान। ये आएगा जी डेबिट साइड में 6,000 रुपए। नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की पुरानी वैल्यू 74,000 है, और अगर वो वैल्यूलेस है तो इसका मतलब जितनी उनकी वैल्यू थी वो उतने से ही रिड्यूस हो गए। अगेन एक एसेट रिड्यूस हो गया तो ये भी आपके लिए क्या होगा? नुकसान 74,000 का। बिल्डिंग की नई वैल्यू है 2,04,000 रुपए। सॉरी, बिल्डिंग की नहीं है जी, ये स्टॉक हो गया, पेटेंट हो गया। डी पॉइंट, डी पॉइंट में कहते हैं जी एक क्लेम है 20,000 रुपए का जो अब एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया इसका मतलब आपके लिए एक नई लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो इसे लिखिए क्लेम फॉर डैमेजेस। क्योंकि आपके लिए बेटे नई लाइबिलिटी अराइज हुई है, आपके लिए एक नुकसान हुआ है, तो ये भी आपका आएगा डेबिट साइड में 20,000 रुपए। बस जी लोग क्रेडिट साइड में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो साफ हो जाता है कि इसमें लॉस आने वाला है, और वो भी कितना? जितना डेबिट साइड का टोटल आएगा, यानी कि 1,00,000 रुपए। दोनों साइड 1,00,000 लिखे, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है जी, तो ये सारा का सारा क्या है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और पुराने पार्टनर्स में हो जाएगा ये डिवाइड, एक्स और वाई। 1,00,000 रुपए, रेशो इनके बीच में थी 3:2, तो 60,000 और 40,000, ये हो गया जी डिवीजन। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट बनेगा जी कैपिटल अकाउंट। लिखिए जरा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताए हुए थी स्टेप्स, अगर बेटे स्टेप्स याद रखोगे कैपिटल अकाउंट में अब दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का टॉपिक भी हट चुका है, तो कैपिटल अकाउंट में तो बस ये स्टेप अपने दिमाग में रट्टे मार लो, याद कर लो, जैसे भी हो सकता है बस अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखिए और बताइए कितने कितने बैलेंसेस हैं। 4,00,000 एक्स का बैलेंस है और 3,50,000 वाई का बैलेंस है। जेड का कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि जेड एक नया पार्टनर है। अगला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे डिवाइड करना। क्योंकि इसमें लॉस हुआ है
तो रीवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो डिवाइड होगा डेबिट साइड पे। एक्स में 60,000 आएगा और वाई में 40,000 रुपए आएगा। अगला स्टेप, बैलेंस शीट को चेक करिए और देखिए जरा कोई शूटेड साइड वाला आइटम है क्या। बिल्कुल है जी, एक आइटम है जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपए। तो इस जनरल रिजर्व को कर दीजिए डिवाइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 1,80,000 है, इसे अगर आप डिवाइड करते हैं 3:2 की रेशियो में तो ये बनेगा 1,08,000 और 72,000। लो जी, जनरल रिजर्व भी हो गया डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप लास्ट स्टेप होता है गुडविल की एंट्रीज। तो गुडविल की एंट्रीज आप जरा बनाइए। जेड 3 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है और 1 लाख रुपए प्रीमियम लेकर आ रहा है, दोनों चीजें कैश में लेकर आया है। तो पहली एंट्री बनती है कैश डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और जेड वाले कॉलम में जितनी वो कैपिटल लेकर आया। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट हम नहीं बना रहे तो वो इस एंट्री में कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट एंट्री में देखिए जरा, नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाईज कैपिटल। तो इसमें भी एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट आए और वो क्रेडिट हुए। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे अब, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अब कितना आ जाएगा जी, 1 लाख रुपए वो लेकर आया। इसे आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पे पहला केस लग रहा है नो इंफॉर्मेशन केस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही रहेगी, यानी कि 60,000 और 40,000। बस बेटे जैसे ही गुडविल की एंट्रीज हो जाए कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे स्वाहा, खत्म बिल्कुल। लो जी, ये कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट। टोटल कर दीजिए 5,68,000 एक्स का टोटल आ रहा है और ये टोटल करेंगे तो ये बन रहा है 1,02,000 4,62,000 और ये बन रहा है जी 3 लाख। 5,68,000 4,62,000 और जेड का टोटल है 3 लाख। बस माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे, जेड का 3 लाख आएगा और 4,22,000 आ जाएगा वाई का टोटल बैलेंस और 5,08,000 रुपए आएगा जी बैलेंस एक्स का। ठीक है बेटे, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब इसके बाद लास्ट बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान दीजिए ये वाली बैलेंस शीट कौन सी होती है, क्या ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है? नहीं, दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा इस तरह से लिखेंगे। लो बेटे जी, पुरानी बैलेंस शीट यानी कि मेमोरेंडम को देखते हुए इसे बनाना है। सबसे पहले मेमोरेंडम में 4,32,000 रुपए के डेटर्स हैं। तो लो जी, सबसे पहले तो वही लिखो डेटर्स। डेटर्स में कोई भी बदलाव नहीं आया, आप रीवैल्यूएशन में देख सकते हैं। स्टॉक, पेटेंट्स और तीन लाख रुपए पहला 6,000 रुपए से इसे हमने रिड्यूस कर दिया तो नई वैल्यू आएगी 2,94,000। नेक्स्ट देखिए अब जरा, अगला है पेटेंट्स। पेटेंट 74,000, पेटेंट 74,000 के थे, लेकिन ध्यान से देखिए पेटेंट्स डेबिट साइड में 74,000 के ही है, इसका मतलब इतने ही वैल्यू से रिड्यूस हो गए, तो अब पेटेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते।
एग्जिस्ट नहीं करते तो आएंगे भी नहीं। अगला है जी बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं है तो ये एज इट इज पुरानी वैल्यू पे ही आएगा, यानी कि 2,04,000। अगला एसेट है जी कैश। कैश का हमें बैलेंस बताया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ये जो अभी हमने बैलेंस निकाला था 2,40,000 रुपए, 2 लाख। हाँ जी बेटे देखिए जरा कैश किस तरीके से आएगा। 2,40,000 रुपए का कैश तो हमारे पास पहले से ही है। जेड दो चीजें लेकर आ रहा है, एक तो वो कैपिटल लेकर आया 3 लाख रुपए, तो इससे कैश बढ़ेगा। दूसरा वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम भी लेकर आया, तो इससे भी कैश बढ़ेगा। और बिजनेस से कैश गया नहीं है, इसका मतलब 2,40,000 का कैश पहले ही था, 4 लाख रुपए का कैश और आ गया। कुल मिला के 6,40,000 रुपए का कैश अब हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से कैश की वैल्यू निकलेगी। एसेट साइड हो गई है कंप्लीट। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है। हाँ जी बेटे, क्योंकि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में पहला ही आइटम कैपिटल है, तो हम यहां पे भी कैपिटल दिखाएंगे। लेकिन अब पुरानी कैपिटल नहीं आएगी, अब नई कैपिटल आएगी तीनों पार्टनर की, यानी कि 5,08,000 एक्स की, 4,22,000 ये हो गई जी वाई की, और 3 लाख रुपए है जेड की। इसका टोटल कर दीजिए तो ये बनेगा 12,30,000, 12,30,000 रुपए। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 3,20,000 रुपए के गिवन है, तो यहां पे क्रेडिटर्स 3,20,000 रुपए के ही आएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अगला आइटम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो गिवन है वो है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्योंकि शूटेड साइट हो चुका है तो वो यहां नहीं आएगा। ठीक है जी, इसका मतलब हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अब सारे आइटम यहां ट्रांसफर कर लिए। फिर भी मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट में जाते जाते एक बार रीवैल्यूएशन पे नजर जरूर डाल लेंगे कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी तो नहीं है। तो जरा देखिए, लास्ट में जाते जाते हमने देखा कि क्लेम फॉर डैमेजेस भी 20,000 रुपए का है। क्लेम हमने एक्सेप्ट किया था तो हमारे लिए क्या बना था, लाइबिलिटी। तो बेटे ये आएगा लाइबिलिटी साइड, क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000 रुपए। बस अब आप हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से करेंगे प्रार्थना कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाए। बोलो बेटे, भगवान ने आपकी सुनी या नहीं? 15,70,000 रुपए दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। लो बेटे जी, लड्डू बांटने शुरू कर दो। दोनों साइड हमारी मैच कर गई। इस तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है जी। बताइए आप सबको ये टॉपिक और ये क्वेश्चन समझ में आया, या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि पूरी बुक में मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो मुझे आपको होमवर्क में देनी पड़ेगी जी इलस्ट्रेशन। लिखिए जरा।
इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर है 61, पेज नंबर है इसका 4.66। ये आपको होमवर्क में करना है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है हिडन गुडविल का। ये वाला टॉपिक कल हम फिनिश करेंगे। कल हो सकता है कि हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि उस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। कल हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, ताकि मंडे से फिर हम एक नया चैप्टर शुरू कर सके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी वेरी मच। चलिए अब क्लास को करते हैं।